नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त उज्जैन से बता रहे हैं, जहां पर क्षिप्रा नदी में भूगर्भीय हलचल देखी गई है। भूगर्भीय हलचल और विस्फोट से यहां हड़कंप मच गया है। क्षिप्रा के त्रिवेणी में, त्रिवेणी संगम जो है, यहां पर जमीन के नीचे धमाका हुआ है। अब यह किस प्रकार का धमाका है ये तो जानकार बता पाएंगे, लेकिन भूगर्भीय हलचल देखने को मिली है। यहां पर देखिए, कुछ फुटेज भी आ गए हैं, कुछ तस्वीर भी सामने आई है। इस प्रकार के ये धमाके हुए। तो त्रिवेणी इलाके में नदी में ये भूगर्भीय हलचल दर्ज हुई है और हड़कंप मच गया है। इसके बाद अब जानकारों तक ये निश्चित रूप से जिला प्रशासन से लेकर जानकारों तक ये खबर पहुंची होगी और जो विशेषज्ञ हैं वो बता पाएंगे। लेकिन ये एक विस्फोट नहीं हुआ है, 2-3 विस्फोट हुए हैं। देखिए, ये तस्वीर भी नजर आ रही किस तरीके से ये धमाके हुए हैं। और नदी में ये भूगर्भीय हलचल होने से लोग डरे भी हुए हैं कहीं ना कहीं, और लोग इस बात को लेकर समझना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या, ये कैसे हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण है। लेकिन यहां भूगर्भीय हलचल होने की वजह से अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे उज्जैन। ये देखिए, ये तस्वीर, आवाज भी इसमें आ रही है और किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर यह है, क्षिप्रा नदी में भूगर्भीय हलचल हुई है और विस्फोट हुआ। देखिए, ये लगातार विस्फोट हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में। अब ये क्या है, ये समझने की कोशिश की जाएगी। भूगर्भीय, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता आनंद निगम। आनंद से समझते हैं कि आनंद, क्या है ये, क्या जानकार क्या बता रहे हैं, कैसी ये भूगर्भीय हलचल है, क्या अभी कोई जांच दल भी पहुंचा है इस खबर के सामने आने के बाद? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से विस्फोट हो रहे हैं शिप्रा नदी के अंदर और उसी को लेकर आसपास के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, यहाँ पे जरूर दहशत का माहौल है। लेकिन अभी तक फिलहाल इस बात की जानकारी हाथ नहीं लग पाई है कि आखिर ये विस्फोट क्यों हो रहे हैं। फिलहाल जो है, उज्जैन कलेक्टर ने भूगर्भीय जानकार और वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी और एक मेल भोपाल जरूर किया है, ताकि एक टीम आके यहाँ पे इस बात की जानकारी निकाल सके कि आखिर ये विस्फोट क्यों हो रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरह से वीडियो सामने आया, उस बात को लेकर जरूर ये कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः यहाँ पर गैस का रिसाव हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन जब वैज्ञानिक आएंगे, उसमें जानकारी हाथ लगेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। ये पानी में विस्फोट हो रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, उज्जैन के जो शिप्रा नदी का ब्रिज है, शिप्रा नदी का है, और ये आप त्रिवेणी ब्रिज के पास एक स्टाम डैम बना हुआ है। इस स्टाम डैम के पास में ही शिप्रा नदी का पानी जो है भरा हुआ है और उसी पानी के अंदर ही यहाँ पर विस्फोट हो रहा है और लगातार विस्फोट देखने को मिल रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों से विस्फोट हो रहे हैं जी। और ये वीडियो कहां से ये बनाया गया है? जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने कुछ बताया? क्योंकि ये अगर आप बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन से ये विस्फोट हो रहे हैं, तो ऐसे में तो यहाँ लोगों का मजमा लगना शुरू हो जाएगा। उज्जैन धार्मिक नगरी कही जाती है, दूसरे तरीके से लोग इसको ना लेने लग जाएं। बिल्कुल, देखिए दीपेश, जिस जगह पर ये जो जिस का एरिया है, यहाँ पर उज्जैन शहर का ही एरिया है और ठीक पास में ही लोगों की बस्ती भी है यहाँ पर। जैसे ही जानकारी इस बात की लगी कि यहाँ पर विस्फोट हो रहे हैं, कई लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन कई लोग दहशत में हैं, इसलिए पास जाने से थोड़े से कतरा रहे हैं। लेकिन जो है चौकीदार की यहाँ पर ड्यूटी भी लगाई गई है प्रशासन की ओर से, कि वो इस बात की जानकारी लगातार प्रशासन को देते रहे कि जब भी इस तरह की भूगर्भीय हलचल हो तो ये वीडियो उसी दौरान सामने आया था जब कल शाम को ये जो है भूगर्भीय हलचल हुई थी और यहाँ पर विस्फोट हुए थे। जी आनंद, ये भूगर्भीय हलचल आपने बताया कि 3 से 4 दिन हो गए ये सब चल रहा है और कलेक्टर ने केवल मेल किया है और इंतजार किया जा रहा है भूगर्भीय शास्त्रियों का कि वो आएंगे, या फिर ये तुरंत दिखवाना चाहिए। ये गंभीर मामला है, 3-4 दिन अगर हो जाते हैं और ऐसे ही ये घटनाएं हो रही हैं, तो ये इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल दिपेश, सही कहा आपने, क्योंकि चूंकि 3 दिन हो चुके हैं, ग्रामीण साफ तौर पे बता रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है, हम उनसे बात करके आए हैं अभी तत्काल, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि 3 दिन से इस पे लगातार प्रशासन को सूचना दी जा रही है कि यहाँ पर भूगर्भीय हलचल हो रही है, विस्फोट हो रहे हैं पानी के अंदर। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई वहाँ पर टीम पहुंची नहीं है। दूसरी बात यह कि अभी जब हम वहाँ पर पहुंचे तब हालांकि ग्रामीण वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि वो थोड़े समय में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक जो है भूगर्भीय हलचल होने के बाद जिस तरह से मजमा लगना चाहिए था प्रशासनिक अधिकारियों का, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जी
बिल्कुल, ये बड़ा हैरान कर रहा है कि जो अधिकारी पहुंच जाने चाहिए थे, यहां क्या हो रहा है इसको समझने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर अगर अधिकारी अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर ये समझ से परे है, क्योंकि लगातार यहां पर आप बता रहे हैं कि आनंद विस्फोट हो रहे हैं। कुछ आसपास के लोगों ने बताया कि ये कब विस्फोट होते हैं, या लगातार सुबह से लेकर शाम तक कभी भी ये धमाके होने लग जाते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले ही हमारी जो है ग्रामीण के वहाँ के इलाकों से में जो रहते हैं वहाँ पे उनसे हमारी बात हुई है। वे लोग घटनास्थल पर ही मौजूद थे और उन्होंने हमें साफ तौर पे बताया है कि यहाँ पे लगातार 3 दिन से आवाजें आ रही है, 3 दिन से विस्फोट हो रहे हैं। हालांकि उनका कोई समय निश्चित नहीं है। जैसे कल की वे बात बता रहे थे कि कल देर रात को वहाँ पर विस्फोट हो रहे थे। कुछ ग्रामीण वहाँ पे जमा हुए थे और उनके सामने ही ग्रामीणों ने वीडियो भी बनाया है, जो की वीडियो जो एक्सक्लूसिव फुटेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से कोई समय उनका वो निश्चित नहीं है कि विस्फोट कब हो रहा है, लेकिन सुबह से शाम तक में 2 से 3 बार विस्फोट की फिलहाल अभी जानकारी लगी है। कलेक्टर साहब के पास ये धमाके, विस्फोट होने वाला, ये भूगर्भीय हलचल वाला वीडियो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल, देखिए कलेक्टर साहब के पास ये वीडियो पहुंच चुका है और उन्होंने इस वीडियो को देखकर संज्ञान में लिया है और उसके बाद तत्काल एक मेल भोपाल ऑफिस किया गया है। जो भूगर्भीय शास्त्रों को जो वैज्ञानिक है उनको जानकार जो है इस बात को लेकर वो उन पे कर दिया गया है। इसके अलावा जो उज्जैन में भी जो भूगर्भीय के जानकार हैं प्रोफेसर जो है वर्मा, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। उन्होंने भी जानकारी लेने के बाद यही कहा है कि एक भोपाल से टीम बुलाई जाएगी और उसके बाद ही कुछ आगे कहा जा सकेगा। लेकिन उन्होंने क्या कुछ बताया है? क्या आपकी उनसे बात हो पाई? उन्होंने कुछ बताया है कि ये क्या हो सकता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए उन्होंने हमें तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने उज्जैन कलेक्टर से जरूर बात की और उन्होंने कहा उज्जैन कलेक्टर को फिलहाल प्राथमिक रूप से सिर्फ इतना ही कहा है कि संभवतः कोई गैस का रिसाव यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अब ये बात का अब में जांच का विषय है कि कौन सी गैस यहाँ पर रिस रही है और उससे विस्फोट हो रहा है। और इसके साथ साथ जो आसपास के इलाके में जो शिप्रा नदी के आसपास का इलाका, यहाँ पे भूगर्भीय हलचल भी हो रही है। तो फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन ये जांच के बाद ही कुछ इसमें आगे कहा जा सकेगा। जांच के बाद ही इसमें आगे कुछ कहा जा सकेगा, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब ये विस्फोट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें चिंगारी भी निकलती हुई, इसमें जो वीडियो फुटेज सामने आया है इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, और पानी में से ये निकल रही है, पानी में धमाका हो रहा है। तो ये अपने आप में अचरज भरा भी है और कौतूहल का सबब भी है। लोग भी आसपास जाने से डर भी रहे हैं और ये 3-4 दिन से ये घटना दर्ज की जा रही है। अब देखना होगा कि इसमें जानकार पहुंचते हैं तो फिर क्या बातें सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी। और इस वक्त एक और जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से दमोह के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रपति दमोह पहुंचेंगे। दमोह के जलहरी स्थित हेलीपैड से वे सिंग्रामपुर जाएंगे, जहां वे विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं। जब वे रवाना हो रहे थे हेलीकॉप्टर से, उस वक्त की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डुमना एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं दमोह के लिए। और छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिजनों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। नाबालिग से घर में घुसकर छेड़खानी कर रहा था। छेड़खानी करने पर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। ओरछा रोड थाना क्षेत्र की ये घटना है। ये एक युवक जो घर में दाखिल होकर छेड़खानी कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने उसे पीट कर मार दिया और ये नाबालिग से घर में घुसकर छेड़खानी कर रहा था, ये बात कही गई। छेड़छाड़ कर रहा था नाबालिग के साथ घर में घुसकर। छेड़खानी करने पर पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, ये कहा गया है। सुनील उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे पूरा मामला समझते हैं। सुनील, इतनी हिम्मत कि घर में दाखिल हो गया, लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था और फिर परिजनों ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया, क्या है मामला?
जी बता दें, जो मामला है ये ऊर्चा रोड थाना क्षेत्र के खंडेरा गांव का है, जहां पर जो है हेतराम कुशवाहा नाम का जो व्यक्ति था वो देर रात में एक बच्ची को छेड़छाड़ करने को उद्देश्य से उनके घर में घुस गया और बच्ची ने जब शोर मचा दिया, उसके बाद परिजनों ने उसको पकड़ लिया और मौके पर ही लाठी डंडों से उसकी जमकर मारपीट की और पुलिस को भी सूचना दी है। लेकिन पुलिस मौके पर जब तक पहुंचती और उसको जिला अस्पताल लेके जा रही थी तो रास्ते में ही हेतराम की मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। जी, क्या किसी और एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो हत्या के आरोपी हैं उनके परिजनों से बातचीत हुई है पुलिस की, तो उनका कहना था कि ये जो है नाबालिग बच्ची थी, उसको छेड़छाड़ के उद्देश्य से घर में घुसा था और छेड़छाड़ कर रहा था। उसी को लेकर जब उसने बच्ची ने शोर मचा दिया और परिजन मौके पर पहुंच गए तो उसको पहले तो वहां पे बांध लिया और उसके बाद उसको जमकर मारपीट की है और उन्होंने खुद ही जो है ऊर्चा रोड थाना पुलिस को भी सूचना दी थी और उसके बाद ऊर्चा रोड थाना पुलिस वहां पर पहुंची थी और युवक को जो है जिला अस्पताल के लिए लेके जा रहे थे तो रास्ते में युवक की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस जो है कई बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर देर रात ये क्यों गया था या अन्य कोई कारण हो सकता है या कोई पुरानी रंजिश ना हो, इसके चलते इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो, फिर ये कहानी कर रही हो। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, जांच जारी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो समझ में आया तो ये है कि जो छेड़छाड़ के उद्देश्य से घुसा था और छेड़छाड़ कर रहा था, उसके बाद जो परिजन वहां पर पहुंच गए थे, परिजनों ने मारपीट कर दी। मारपीट के बाद उसकी मौत हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और ये जो तस्वीर है ये हम आपको दिखाई रहे थे। राष्ट्रपति निकल गए दमोह के लिए और इधर दूसरी तरफ ये छतरपुर से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई और आरोप उस पर यह कि वो घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर शिलांग के उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थान में 7,500वें जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोगों को पैसे के अभाव में दवा खरीदने में दिक्कत ना आए, इसीलिए जन औषधि योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल की रहने वाली रूबीना की समस्या को भी सुना। पीएम को अपनी समस्या बताते हुए रूबीना भावुक हो गईं। रूबीना ने बताया कि अगर जन औषधि केंद्र नहीं होता तो उनके बेटे को सस्ती दवाएं नहीं मिल पाती, परिवार पर आर्थिक बोझ अलग बढ़ता। रूबीना ने कहा कि मोदी जी, आपने जो जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराया है उससे कई लोगों को राहत मिली है। क्या कहा, सुनिए। अभी हम मध्य प्रदेश में भोपाल में सर श्रीमती रूबीना जी और उनके बेटे मोहम्मद जैयद साहब जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनसे। रूबीना जी नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मोहम्मद क्या पढ़ते हो? जी सर कुछ नहीं करते मोदी जी। मोहम्मद पढ़ते हैं क्या? जी नमाज पढ़ते हैं जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरा कहना ये, मैं रूबीना जी बोल रही हूँ भोपाल से। जी मेरे बताइए। पति बस पे कंडक्टरी करते हैं जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना है और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी, इसकी वजह से झटके आते हैं और उसका थोड़ा सा दिमाग माइंड डिस्टर्ब भी है और जो 5,000 रुपए महीने की दवाइयां मैं इसको खिलाती, मैं अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाती, बहुत परेशान हूँ मैं और साथ में कर्जदार भी हूँ और मेरे घर गिरवी रखने की और लोन लेने की नौबत आ चुकी है। लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहां से सस्ती दवाइयां खरीदी, मुझे 2,000 रुपए महीने की मिली, मेरे पैसों की बचत हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए सहायता करी और आगे भी सहायता करें। मेरा कहना यह है कि हम सभी महिलाओं के लिए मोदी जी की सहायता से जुड़े रहें ताकि मोदी जी हमारे आगे सहायता करें। रूबीना जी, मैं जानता हूँ जब घर में बीमारी आती है और बच्चे की ऐसी स्थिति है, आपको हर पल बच्चे को संभालना पड़ता है, तो मैं जानता हूँ एक माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं इसका पूरा अंदाज लगा सकता हूँ। जी सर, मैं अपने घर ठीक से नहीं चला पा रही, बहुत परेशान हूँ। और जब बीमारी आ जाती है तो मजबूरी हो जाती है कि दवाइयों का खर्चा करना ही पड़ता है। अब ये भी सही है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो
एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयां खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। लोग उसको मोदी की दवाई दुकान कहते हैं तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाइए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए। पैसों के अभाव में दवा न लें, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सब मेरे भाइयों बहनों से यही कहूंगा कि कम पैसों में दवाई मिल जाती है और दवाई अच्छी होती है। आप मनोज राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, प्रधानमंत्री ने भोपाल की महिला से बात की, बड़ी दुखी ये महिला थी और बताते हुए अपनी बात भावुक भी हो गई, बता रही थी कि किस तरीके से उनके परिवार का गुजर बसर चलता है और साथ ही साथ ये भी बता गई कि जन औषधि केंद्र से उनको कितनी सहायता मिली है, जिसकी वजह से उनका बच्चा जो बीमार है, जिसकी दवाएं चलती हैं, वो काफ़ी कम पैसे में अब उन्हें मिल पाती हैं, जिसके लिए पहले बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी उन्हें। तो ये भोपाल की रुबीना भी हैं जो आज प्रधानमंत्री से बात करते हुए भावुक हो गई और जन औषधि केंद्र से कितनी तस्वीर बदल गई है, उनकी समस्याओं का कितना निराकरण हुआ है, कितनी समस्याएं दूर हुई हैं, इसके बारे में वो प्रधानमंत्री को बता रही थी, भावुक हो गई। और मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपको आवाज़ मिल पा रही है? तो रुबीना बी की जो आज दास्तान उन्होंने अपने मुंह से बताई और बताया कि किस तरीके से तकलीफ में थी, लेकिन जन औषधि केंद्र ने उनकी तकलीफ को कुछ हद तक दूर किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जन औषधि केंद्र राजधानी भोपाल में कई जगहों पर खोले गए हैं, उससे सीधे तौर पे उन लोगों को फायदा जो कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे लोगों को सीधे तौर पर फायदा पहुंच रहा है। क्योंकि ये देखने में आता है कि लगातार जो बीमारियों से ग्रस्त है उनकी जो दवा रहती है वो काफी महंगे दामों में आती थी, लेकिन जन औषधि केंद्रों से के खुल जाने के कारण उन पर जो दवा थी वो बहुत कम रेट पर मिलने लगी है। और यही कारण है कि रुबीना ने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से उसे पूरा फायदा हुआ। ऐसे हजारों लाखों लोग राजधानी भोपाल के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में है जो कि लगातार इन जन औषधि केंद्रों से सीधे तौर पर फायदा ले रहा है, इससे लाभान्वित हो रहा है। क्योंकि जो दवा मार्केट में 100 रुपए की मिलती है वही दवा जन औषधि केंद्र में 10 रुपए की मिल जाती है, यानी पूरे 90 रुपए का फायदा उस बीमार व्यक्ति को मिलता। तो ऐसे में दवा का जो बोझ जो एक व्यक्ति पे आता था जो कि उस दवा को खरीदने के लिए सक्षम नहीं रहता था, अब वो दवा उसे यदि आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो उसके लिए बड़ी बात है। यही कारण है कि कितना महत्व अब इन औषधि केंद्रों का राजधानी भोपाल में है, ये सबसे बड़ा उदाहरण। बिल्कुल उदाहरण भी, और ये लोग बता भी रहे हैं, रुबीना बी जैसे लोग बता रहे हैं कि कितना फायदा इन केंद्रों से उनको हो रहा है और इलाज भी मिल पा रहा है काफी सस्ते में। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दुर्ग से खबर बता रहे हैं जहां पर खुड़मुड़ा के बाद अब एक बठेना कांड सामने आया। एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिली है जिससे सनसनी फैल गई है। पिता और बेटे की फांसी पर झूलती लाश मिली है और पैरावट में पत्नी और 2 बेटियों की लाश। सुसाइड नोट में आर्थिक परेशानी का जिक्र है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बीजेपी सांसद ने इस मामले में सीधे सरकार को निशाने पर लिया। आर्थिक तंगी, जो सुसाइड नोट मिला है उसमें आर्थिक तंगी का जिक्र है।
दृष्टि से यही लगता है कि इनके द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या की गई है और साथ ही साथ इनकी जो पत्नी और जो बच्चियां थी उनका बगल में यहीं पे करीबन 50-75 मीटर की दूरी पे पैरावट में आग लगी हुई है। उसमें मतलब कि स्कल दिख रहे हैं। जांच इसका किया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद संपूर्ण रूप से बातें सामने आएगी किन वजहों से आखिर परेशान था। परंतु जो मैंने बताया कि जो कुछ लेन देन की सबसे पहले तो अनुसूचित जाति का परिवार है और जो परिवार अपने परिवार के साथ यहाँ जीवन यापन कर रहा हो, इस तरह के हृदय विकार घटना को अगर उन्होंने खुद। और मिथिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त दुर्ग से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ये पूरा मामला जानते हैं कि अभी तक जांच में क्या कुछ सामने आया है। मिथिलेश, क्या कुछ पता चल पाया? आर्थिक परेशानी इतनी ज्यादा कि परिवार के सभी सदस्य 3 महिलाओं की हत्या करने के बाद पिता और पुत्र दोनों फांसी पर चढ़ गए, क्या वजह कुछ सामने आई अभी तक? देखिए पुनीत, बताना चाहूंगा कि पुलिस ने जिस तरह से बताया है अभी तक कि उनको एक सुसाइडल नोट मिला है, सुसाइडल नोट में आर्थिक तंगी के बारे में जिक्र किया है, इसमें नाम भी शामिल है जिसका पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया गया। वो नाम कौन है, वो किस तरह से परेशान कर रहे थे, और उसमें एक बात का और जिक्र है कि वो अपने परिवार से बेहद प्यार करते थे लेकिन मजबूरन उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। तो ऐसे क्या वजह थी कि जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि अपने परिवार के सदस्यों की उनको जलाकर हत्या करनी पड़ी और उसके बाद वो खुद फांसी में झूल गए। तो ऐसे तमाम जो बिंदु हैं जिसकी जांच की जा रही है और जो कहीं न कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अभी पुलिस ये तमाम बिंदुओं पर ही जांच करी है। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर लगी हुई है, क्षेत्र को सील कर दिया गया है और वहां पर फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई है जो जांच कर रही है। चलिए ठीक है, आप इस पर मिथिलेश नजर बनाए रखें, इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। और सुसाइडल नोट जो है उसमें भी कुछ जिक्र है लेकिन उसका खुलासा अभी पुलिस नहीं कर रही। कुछ नाम का जिक्र बताया जा रहा है लेकिन पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।